अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में इथेरियम के मर्ज के बाद इथेरियम की प्राइस ऊपर जाने की बजाय नीचे जा रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है। इथेरियम की प्राइस की तो बड़ी हाइप थी कि मर्ज होगा तो ये होगा वो होगा, बड़ी हाइप थी। बीइंग अ क्रिप्टो इन्वेस्टर मेरा भी कंसर्न है और आई नो कि आप में से बहुत से लोग इस बारे में कंसर्न है कि यार ये क्या हो रहा है। आपको इथेरियम पे की गई इन्वेस्टमेंट उसके मुस्तकबिल की फिक्र हो रही होगी। तो मैं इस वीडियो में एक तो उन वजूहात को आपके साथ शेयर करता हूं जो मैंने मार्केट को स्टडी करके आपके लिए ढूंढी हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूं। दूसरा वो सारी इंफॉर्मेशन को देख के आपको ये भी महसूस होगा कि इसका मुस्तकबिल क्या है और मैं इस सिचुएशन में क्या कर रहा हूं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले देखिए, हमारे यहाँ कल्चर ये है कि हम सेंट्रलाइजेशन को ज्यादा लाइक करते हैं। हमारे पाकिस्तान में या इस तरह के जो ऐसे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं या डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, उनमें चीजें जितनी ज्यादा सेंट्रलाइज होती हैं उतना ज्यादा हम कंफर्टेबल फील करते हैं। जितनी ज्यादा हम सेंट्रलाइजेशन से बाहर जाते हैं हमें थ्रेट फील होता है कि यार पता नहीं अब क्या होगा। वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। जो मॉडर्न डेवलप कंट्रीज हैं वहां सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन बहुत एक कंसर्न मैटर है। तो इथेरियम गो के ये एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, लेकिन इथेरियम मर्ज के बाद इसके ऊपर इल्जाम जो लगे जिस वजह से मार्केट में आपको पैनिक नजर आया कि इथेरियम अब प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में जाने के बाद सेंट्रलाइज हो गया। कैसे हो गया वो मैं आपको बताता हूं। ये एक सेंटिमेंट एक यू समझ लेगा, क्रिप्टो एक एनालिटिकल फर्म है जो कि मार्केट में मुख्तलिफ क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स का सेंटिमेंटल एनालिसिस करते हैं। उन्होंने ट्वीट की, उन्होंने कहा जी कि इस वक्त जब से मर्ज हुआ है उससे लेके ये चंद घंटों तक जितने ब्लॉक्स माइन हुए हैं उसका 46% सिर्फ दो टॉप वॉलेट्स ने किया है। वो कौन से वॉलेट थे? एक लीडो फाइनेंस और दूसरा कोइनबेस। अब ये एक और मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करता हूं। यहां पे आप इथेरियम के जितने वैलिडेटर्स हैं उनकी एक लिस्ट है, उसमें आप देखें कि ज्यादातर ये देखें अननोन अदर्स, लीडो फाइनेंस, क्रैकन, कोइनबेस, बाइनांस, यानी जितनी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं ये वो कंपनीज हैं। और जब ये कंपनीज स्टेकिंग में इनका परसेंटेज ज्यादा होगा तो दूसरे लफ्जों में गवर्नमेंट्स का इथेरियम के ऊपर कंट्रोल करना बहुत आसान है। मतलब इथेरियम को कौन होल्ड करता है? ये वाली सेंट्रलाइज कंपनी। और इन सेंट्रलाइज कंपनीज को कौन किस वक्त डायरेक्ट कर सकता है? ये गवर्नमेंट्स। तो मतलब आपको याद होगा टॉर्नेडो कैश के हवाले से जब खबर आई तो क्या हुआ? टेथर ने, यूएसडीसी ने, कोइनबेस ने, वो जैसे ही उन्होंने जो अमेरिकी इदारा है उसने कहा जी कि ये टोर्नेडो कैश और इसके साथ वाबस्ता सारे वॉलेट्स और यूजर्स को हम ये कर देंगे वो, तो जैसे ये जो वैलिडेटर्स है ये बहुत बड़ा कंसर्न है। इस वजह से मार्केट में पैनिक क्रिएट हुआ। वो के ये जो कंपनीज है, जाहिर बात है बाइनांस अगर वैलिडेटर है तो बाइनांस के अपने फंड्स नहीं, उसके यूजर्स के हैं। इसी तरह कोइनबेस के भी यूजर्स के हैं। लीडो फाइनेंस इटसेल्फ खुद वैलिडेटर नहीं है। लीडो फाइनेंस के साथ जो दीगर क्रिप्टो प्रोटोकॉल्स हैं उनके साथ एंगेज है। पूरी एक लिस्ट दी हुई है, ये देखिए, ये सारी लीडो फाइनेंस के वैलिडेटर्स हैं। लेकिन बहरहाल ये सेंट्रलाइज कंपनीज हैं जिनको इदारे जो हैं वो किसी भी वक्त इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस वजह से मार्केट में ये बहुत बड़ा कंसर्न है। बार बार आपको कह रहा हूं कि क्रिप्टो करेंसीज में रवायती हमारी जो एक सोसाइटी के ऑपरेशंस हैं उसमें सेंट्रलाइजेशन में आप कंफर्ट फील करते हैं, लेकिन क्रिप्टो में डिसेंट्रलाइज तो जितना ज्यादा नेटवर्क होगा उतना उसको कम्युनिटी सपोर्ट करेगी। तो ये इसके ऊपर इल्जाम था। बहरहाल मुमकिन है आने वाले वक्तों में कुछ इस तरह के कोई इकदाम किए जाएं जिससे इथेरियम के जो वैलिडेटर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए। बहरहाल ये एक मेजर कंसर्न था जिस वजह से मैं समझता हूं इसकी प्राइसेस जो है वो डंप कर रही हैं। दूसरी बड़ी वजह, अब जो अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के हेड हैं गैरी गैंसलर, उन्होंने जैसे ही मर्ज हुआ उसके बाद जनाब उनका बयान आया कि अब इथेरियम जो है एक सिक्योरिटी है। जैसे कोई क्रिप्टो लैंडिंग प्लेटफॉर्म दूसरों को कहता है जी कि आप अपने फंड्स हमारे पास रखें, हमें उधार दें, हम आगे बारवर्स को देते हैं और आपको हम उस पर रिवार्ड देंगे। तो चूंकि फंड्स किसी एक प्लेटफॉर्म पे होने तो वो सिक्योरिटी होती है। तो गैरी गैंसलर की नजर में इथेरियम आफ्टर मर्ज एक सिक्योरिटी हो गया। ये भी एक कंसर्न है कि अगर अमेरिका की एसईसीपी कह रहा हूं, एसईसी अगर इसके खिलाफ कोई एक्शन लेता है जैसे एक्सआरपी के खिलाफ कोई लिया तो ये तो बहुत बड़ा पैनिक होगा। तो ये भी एक वजह है जिस वजह से मैं समझता हूँ इसकी प्राइस जो है वो डंप हुई है। माफ कीजिएगा, पीछे ये हमारा टाइम है, शायद पीछे से आपको साउंड आ रहा होगा सब्जी और फ्रूट्स बेचने वालों का। अच्छा जी, तीसरी बड़ी जो वजह, और ये तीन ही बड़ी चीजें थी जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी मेजर, जिनका इथेरियम की प्राइस को पंप करने में उसका हाथ होना चाहिए था।
तीसरी बड़ी जो मेजर वजह है जिस वजह से इथीरियम की प्राइस जो है आपको पैनिक नजर आ रहा है कि इथीरियम की गैस फीस जो है इस लेवल पे चले गई है, लोएस्ट हो गई है, लेकिन उससे इथीरियम की जो बर्निंग वाला सिस्टम है वो तबाह होता हुआ नजर आ रहा है। ये कैसे? ये अल्ट्रासाउंड डॉट मनी पे अगर आप जाएं तो ये देखें इसकी सप्लाई आफ्टर मर्ज, ये चंद घंटों का ये रिकॉर्ड है कि इथीरियम की सप्लाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हालांकि इसको, जबकि माइनर्स को तो रिवार्ड दे नहीं रहे, तो इथीरियम की सप्लाई माइनर्स को कट लगाने के बाद और बर्निंग को प्लस करने के बाद तो इथीरियम की सप्लाई नीचे जानी चाहिए थी, लेकिन ये ऊपर जा रही है। लेकिन ये ऊपर क्यों जा रही है? क्योंकि इस वक्त गैस फीस जो है इथीरियम की लोएस्ट है। इसमें बीइंग अ इथीरियम यूजर या इथीरियम के टोकन आपने आगे पीछे करने हैं, आपको इंडिविजुअली तो फायदा होगा, लेकिन एज अ होल पूरी कम्युनिटी के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। या बहुत बड़ा खतरा तो नहीं, एक बहुत बड़ा कंसर्न है। मिसाल के तौर पे अगर ये इसी लोएस्ट फीस पे रही तो इथीरियम की जो बर्निंग होनी है वो तो ट्रांजैक्शन फीस पे होनी है। अगर ट्रांजैक्शन फीस कम होगी तो इसका मतलब यह है वहां से पैसा कम निकलेगा, वहां से पैसा कम निकलेगा तो कम बर्निंग होगी। ये अल्ट्रासाउंड मनी पे मैं थोड़ा सा आपको सिमुलेट करके दिखाता हूं। ये देखें इस वक्त एक दिन का डाटा है, पिछले 24 घंटों में तकरीबन 3,11,000 इथीरियम बर्न हुए हैं, जबकि जो सप्लाई आई है वो 6,03,000, मतलब तकरीबन दुगनी सप्लाई आई है और हाफ जो है वो बर्न हुई है। अगर पिछले 5 मिनट का डाटा अगर आप देखें जिसमें ये इथीरियम की गैस फीस अपने लोएस्ट पे है, उस पर देखें तो बर्निंग जो है पिछले 5 मिनट में एक, मतलब अगर इसी स्पीड से बर्निंग रहती है और इसी स्पीड से अगर इथीरियम की चेन आगे ग्रो करती है तो उसका है कि 1,26,000 पर ईयर इथीरियम जो है वो बर्न होगा अगर इसी गैस फीस में रहता है। तो जो इशू है वो तो फिक्स है, वो तो 6 लाख। यानी अगर गैस फीस कम होगी तो सप्लाई ज्यादा होगी, सप्लाई ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस जो है उसके ऊपर उसका प्रेशर होगा। ये नीचे प्रोजेक्शन के लिए ये सप्लाई प्रोजेक्शन भी है, ये नीचे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, अगर मैं ये देखें अगर मैं इथीरियम की गैस फीस 100 जवी करता हूं, ये देखें तो कितनी फीस बर्न होगी पर डे, कितना इथीरियम बर्न होगा? 10,000 इथीरियम रोज बर्न होगा, जबकि रोज इथीरियम इशू कितना होगा? 1,700, यानी 1,700 रोज इशू होगा, जबकि बर्न कितना होगा? 10,000 इथीरियम। तो दूसरे लफ्जों, लेकिन ये हाईएस्ट ट्रैफिक है। अगर इसको 50 जवी कर लें, मेरा ख्याल है 30 तक भी कर लें, तो हम फिर भी डिफ्लेशनरी टोकन को समझ सकते हैं। अगर हम 30 जवी एक ऑन एवरेज प्राइस रख लें ट्रांजैक्शन की, तो उसमें 3,000 इथीरियम रोज बर्न होगा और 1,700 मिंट होगा, फिर भी इथीरियम जो है वो डिफ्लेशनरी टोकन है। अगर तो इथीरियम की गैस फीस कम होती है मेरे दोस्तों भाइयों, तो ये रिस्क है। तो इस वजह से मेरा मानना यह है कि विटालिक बटरन और इथीरियम के जो फाउंडर्स हैं वो ये कतई नहीं चाहेंगे कि वो इथीरियम की ट्रांजैक्शन फीस को मिनिमाइज करें। अगर वो मिनिमाइज करेंगे तो इथीरियम डिफ्लेशनरी टोकन नहीं होगा, जिसका के ये मार्केटिंग में क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, आगे लास्ट में 2-4 चीजें मैं आपके साथ शेयर करके आज की वीडियो को एंड करता हूं। एक तो प्राइस में पैनिक की वजूहत मैंने आपको बता दी, और दूसरा इस हाइप की वजह से बहुत से लेवरेज जो इन्वेस्टर्स थे, जो ट्रेडर्स थे, जो उधार लेके ट्रेडिंग करते थे, उन्होंने सबने बाय के ऑर्डर लगाए हुए थे। तो इस मर्ज को ज़हन में रख के उनके अकाउंट भी ये लिक्विडेट करने का डाटा इथीरियम के जितने बायर्स है ये देखते हैं पिछले चंद दिनों से उनके अकाउंट लिक्विडेट, उनके अकाउंट वॉश करने के लिए ऑब्वियसली मार्केट मैनिपुलेटर, मार्केट मेकर्स ने सेल बड़े बड़े ऑर्डर लगाए, जिस वजह से आपको इथीरियम की प्राइस जो है वो डाउन नजर आ रही। और दूसरा, ये पिछले चंद दिनों से ऐसे इथीरियम के वॉलेट्स जिनके पास 1 लाख से 1 मिलियन इथीरियम है, उनकी तादाद ऑलमोस्ट उनकी तादाद भी स्टेबल है, हालांकि बढ़नी चाहिए थी। जबकि 10,000 से 1 लाख इथीरियम वाले वॉलेट्स, उनकी प्राइसेस भी आपको ये देखें, ऑलमोस्ट जितने ऐसे वॉलेट्स हैं जिनमें ज्यादा, दूसरे लफ्जों में जो इथीरियम वेल्स हैं, उन्होंने चंद दिनों में इथीरियम मजीद एक्यूमुलेट करने के बजाय उन्होंने स्टेबल रखा है। उन्होंने ये देखें यहां से सबकी जो एक्यूमुलेशन है वो नीचे ड्रॉप हो रही है, इसका भी बहुत प्राइस के ऊपर इंपैक्ट होता है।
ठीक है, ये वो सारी चीज थी। मैंने क्या किया, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ, इसको आपने कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेनी। मैं आप अगर मेरी पिछली चंद वीडियोस को वॉच कर रहे हैं तो मेरे पास 5 इथेरियम थे। अभी ये इथेरियम की प्राइस नीचे ड्रॉप हुई है, तो मैंने एक इथेरियम और बाय कर लिया। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें मेरे पास 2000 इथेरियम टोकन पड़ा हुआ था। मैंने एक तरह का यूज समझ लिया, इसी वजह से रखा था कि अगर इथेरियम हाइप के बाद मार्केट बिल्कुल अपोजिट जाती है तो उस अपॉर्चुनिटी का मैं फायदा उठाऊंगा। तो मैंने ये इथेरियम बाय किया। अगर इथेरियम यहां से मजीद नीचे ड्रॉप होता है तो मैं उसको बाय करूंगा। क्यों बाय करूंगा? मेरी नजर में इथेरियम एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। आने वाले वक्तों में मुझे, मतलब ये जेल में रख के मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ कि कम अज कम मैंने 2 से 5 साल इंतजार करना है अपनी इन्वेस्टमेंट का। तो अगर आप इतना इंतजार कर सकते हैं तो फिर इथेरियम के हर ड्रॉप पे आपको बाइंग करनी चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी बाय किया है तो आपको पैनिक नहीं होना चाहिए। और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए किया था तो मेरे दोस्तों भाइयों, शॉर्ट टर्म के लिए फिलहाल जो सिचुएशन सारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर किया, वो सिचुएशन शॉर्ट टर्म के लिए तो इथेरियम की प्राइस के ऊपर प्रेशर डालती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए फिर मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।